नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में नाटक हुआ। तो आप सोचो, ट्रस्ट के लोग कितने माला माल हैं। वेलफेयर और फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के मीटिंग में शामिल होने आ रहे थे, करोड़ों की गाड़ियों में। चंदा कहाँ गायब हो गया, बच्चा बच्चा जानता है। अभय दुबे जी से मैंने चंदा चोरी की कहानी पर अखिलेश यादव के गुस्से पर बात करी। और बात करी कि महाराष्ट्र के एक नेता मोहित काम्बोज ने मुझे 1,000 करोड़ का नोटिस दिया है कि मैंने वीडियो नहीं हटाया तो 1,000 करोड़ रुपए मुझे देने पड़ेंगे। कितना बड़ा आदमी हूँ मैं। अभय दुबे जी ने पूछा, मैंने किडनी लीवर बेचकर 1,000 करोड़ रुपए नहीं आएंगे तो दिलाऊंगा कहाँ से। मजेदार बात है, पूरी बातचीत सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आप मुझे बधाई दीजिए, आज मेरे नाम एक रिकॉर्ड और जुड़ गया देश में। व्यूअरशिप वगैरह का तो सब रिकॉर्ड आता था। एक मोहित काम्बोज साहब हैं, बनारस के रहने वाले हैं और मुंबई में बड़ी तूती बोलती है उनकी। देवेंद्र फडणवीस जब बने थे मुख्यमंत्री तो उनको गोद में उठा के वो डांस कर रहे थे। अमित शाह जी के निशाने पे रहते हैं, अमित शाह देखिए, जी देवेंद्र कभी कभार फडणवीस को उनका। उन्होंने गोद में उठाया कैसे होगा? देवेंद्र फडणवीस तो बहुत भारी भरकम और लंबे तगड़े आदमी है। अरे वो उससे भी बड़े, मोहित कम्बोज 6.5 6 6.25 फीट के भारी भरकम लंबे अच्छा, चौड़े इंसान है। अच्छा, तो अच्छा। उठा के डांस किया था, डांस बड़ा वायरल हो गया था। काम्बोज जी की गतिविधियां इसलिए रही हैं कि 2020 में सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर कराई थी। ईडी ने उनकी जांच करी थी, लेकिन वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ गए थे। तो लोगों ने हुँ, सवाल उठाया कि इतना देवेंद्र फडणवीस आजकल पीएम की रेस में है, तो इतना इतने चर्चित आदमी को फडणवीस क्यों अपने पास रखे। मैंने एक वीडियो बना दिया था इंस्टाग्राम पे, उसको लाखों लोगों ने देखा था। तो इंस्टाग्राम का ये फोटो भी आप देख रहे होंगे, मेरा जो देख रहे हैं कि ये तो मैंने लिंक लगाया था। आज मोहित काम्बोजी ने, चूंकि वो पता नहीं कौन से जादू की छड़ी से झोला उठा के आए थे, वो हजारों करोड़ के आदमी हो गए, क्योंकि 1,000 करोड़ का तो नोटिस उन्होंने मुझे भेजा है। तो आज मुझे सुबह से इतनी खुशी हो रही है कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ कि आदमी मुझसे 1,000 करोड़ रुपए की उम्मीद कर रहा है कि मैं उसको मानहानि के लिए 1,000 करोड़ रुपए दूंगा। अबे जी, सुन के कैसा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा होगा ना। मतलब आपको क्या पहली बार, पहली नजर में आपके दिमाग में क्या आया? नहीं, नहीं, उन्होंने आपको 1,000 करोड़ का नोटिस दिया है, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने आपकी हैसियत बढ़ा ही दी। हालाँकि आपकी हैसियत पहले ही कम नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूँ, उनके नोटिस से ही बढ़ी है। आपकी हैसियत पहले से भी बढ़ी हुई है। मैं पैसे के संदर्भ में नहीं कह रहा। मेरा कहना है एक पत्रकार के तौर पर और बेबाक होकर, निर्भीक होकर अपनी बात कहने वाले अखबार-नवीस के तौर पर आपकी हैसियत तो पहले से ही बढ़ी हुई है। जहाँ तक 1,000 करोड़ के नोटिस का सवाल है, मुझे नहीं लगता इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है। ये अपने आप में एक तरह का फ्रॉड लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरी जहाँ तक कानूनी जानकारी है, अगर आप वास्तव में किसी को 1,000 करोड़ रुपए का दावा करते हैं, तो आपको उसका एक निश्चित प्रतिशत जो है अदालत में जमा करना पड़ता है। कंबोज हों, चाहे कोई हो, उनको भी 1,000 करोड़ का आपको नोटिस देने में एक परसेंटेज अदालत में जमा करना पड़ेगा। अभी तो उन्होंने आपको एक पत्र भेजा होगा कि हम आपको 1,000 करोड़ का दावा कर देंगे, यही होगा उसके अंदर मेरे ख्याल से। हाँ, यही है। हाँ, हाँ, यही माफी है। वाफी नहीं मांगी तो 1,000 करोड़ का दावा कर हाँ, देंगे, हाँ। कुछ कुछ इसी तरह की भाषा। आप उनको चैलेंज कर दो कि वो 1,000 करोड़ का दावा आप पे कर दें, वो कर ही नहीं पाएँगे आपके ऊपर। लेकिन लगा लगा मुझे बड़ा मजेदार आया, मुझे बहुत मजा। चलिए, हुँ। कह रहे ये तो निपटते रहेंगे हम, जो होगा वो देखते रहेंगे। राम मंदिर पे चर्चा करते हैं, और सबसे ज्यादा चर्चा में आज आया अखिलेश यादव का एक ट्वीट। में वो ढूंढ के निकाल के आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अखिलेश यादव हुँ। आमतौर पे गुस्से में नहीं होते, मजे मजे के ट्वीट करते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक गुस्से में ट्वीट किया, और वो जो है जो ट्वीट था वो अपने ही एमपी, मतलब अपने एमपी मतलब सांसद में जो एमपी रहे हैं उनका था कि निशिकांत दुबे ने उनके ऊपर ट्वीट किया। और फिर निशिकांत ट्वीट का दुबे का उन्होंने जवाब दिया कि अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी तो जो भाषा है निशिकांत दुबे की, वो लिखा है सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी। हुँ। जी, जी। जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम की पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा, सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट करे, तथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। साथ ही ये चेतावनी उन सबको भी है जिन्होंने झूठ फैलाया, वो भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करें और सार्वजनिक माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रखें। वो याद रखे, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी साथी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। पीडीए समाज को कलंकित और अपमानित करने के लिए भाजपाई और उनके संगी साथी के कुछ से झूठ प्रचार प्रसारित कर रहे हैं।
पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। चढ़ावा, चंदा, दान चोरी का गिरोह जन आक्रोश के डर से अब अपने घरों में दुबका बैठा है, षड्यंत्र कर रहा है। अगर मुखबिरों के वंशजों में सत्य का साहस है तो अपने परंपरागत भूमिगत सुरंगी निवास से बाहर आकर अयोध्या वासियों के सामने सरयू का जल हाथ में लेकर बात करें। संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीए समाज संज्ञान लें। निशिकांत दुबे टैग किए गए हैं। निशिकांत दुबे और सोशल मीडिया पे कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि टिन्नू यादव जो एक अभियुक्त जिसको मीडिया बहुत प्रचारित कर रही थी, वो अखिलेश यादव का बड़ा करीबी था, उसने बात की, जबकि अखिलेश यादव ने इसका खंडन किया। निशिकांत दुबे का इस तरह का आरोप लगाना किस हद तक ठीक है? क्या ये चंदा चोरी की कहानी किसी और दिशा में मोड़ी जा रही है? देखिए, जहां तक टिन्नू यादव का सवाल है, कौन नहीं जानता कि वो किसका ड्राइवर था। टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था। चंपत राय कौन है? चंपत राय बंसल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अशोक सिंघल के खास आदमी थे वो। अशोक सिंघल का जब देहांत हुआ तो चंपत राय बंसल को उनकी जगह बैठाया गया, उनको राम जन्मभूमि आंदोलन का इंचार्ज बनाया गया, और जो ट्रस्ट बना तो उस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाकर उन्हें उसके चलाने की जिम्मेदारी भी दी गई। तो टिन्नू यादव की सारी जिंदगी चंपत राय बंसल के साथ गुजरी है। और मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आज दिल कर रहा है कह ही दूं इस बात को। ये डासना के पास जो एक स्वामी जी हैं, आप जानते हैं डासना कहाँ पे है? डासना के पास जो स्वामी जी हैं, उनका वीडियो पूरे सोशल मीडिया में वायरल है। उसको लाखों लोग देख चुके हैं, जो चाहे वो देख ले। इसमें उन्होंने क्या कहा है टिन्नू यादव और चंपत राय बंसल के आपसी संबंधों के ऊपर। अब मैं उसको दोहराऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो शालीनता की और मर्यादा की सीमाओं का अतिक्रमण करता है। मैं वो नहीं करूंगा। देखिए, ये जो राम मंदिर के घोटाले का जो भांडा फूटा है, ये ऐतिहासिक है। भारत के इतिहास में इससे बड़ा घोटाला कोई नहीं हुआ। न पैसे के, न संख्या और मात्रा में हुआ इतना बड़ा घोटाला, और न ही नैतिकता के दृष्टिकोण से इतना बड़ा घोटाला हुआ। मेरी अपने आकलन के अनुसार ये 1000 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए के बीच का घोटाला है। ये बहुमुखी घोटाला है। इसके 3 आयाम हैं। पहला आयाम है जमीनों की खरीद में किया गया घोटाला, दूसरा आयाम है चढ़ावा चोरी में किया गया घोटाला, तीसरा आयाम है निर्माण सामग्री में लिया गया 40% कमीशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने घोटाला किया जो अपने आप को राम मंदिर के निर्माता मानते थे, जो ये मानते थे या प्रचारित किया जाता था कि राम मंदिर इन्हीं के त्याग और बलिदान से बना है। अच्छा, अब राम मंदिर क्या है? राम मंदिर एक राजनीतिक मंदिर है। ये आध्यात्मिक मंदिर नहीं है, ये एक राजनीतिक मंदिर है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी एक राजनेता ने की है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा किसी शंकराचार्य ने, किसी वैष्णवाचार्य ने, किसी अखाड़े के महंत ने नहीं की है। ये एक राजनीतिक व्यक्ति ने की है, जिसका आध्यात्म से, धर्म से, कर्मकांड से, पौरोहित्य से या किसी किस्म के ज्ञान और विद्वत्ता से कोई संबंध नहीं था। उसकी एकमात्र विशेषता ये थी कि वो चुनाव लड़कर भारत का प्रधानमंत्री हो गया था। उसने ही प्राण प्रतिष्ठा की है। राम मंदिर एक विचारधारात्मक मंदिर है। इसका तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जो जिस राम का चित्रण है, उसका मंदिर नहीं है ये महर्षि वाल्मीकि की रामायण में जिस राम का मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रण है, उसका नंबर नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्पेशल राम है। ये विशेष किस्म का राम है, जिसको नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो रणनीति के कक्ष हैं, उन कक्षों में बैठ कर गढ़ा गया है इस राम को। और पूरे हिंदुस्तान की आम जनता के ऊपर इस राम को प्रचार माध्यमों का सहारा लेकर थोप दिया गया है। तो ये जो मैं बात कह रहा हूं, इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। इन सब लोगों ने इस मंदिर को बनाया और श्रद्धा में विगलित होकर न जाने कितने लोगों ने अनाप शनाप अपनी गाढ़े पसीने की कमाई इसकी जो 40-42 दान पेटिकाएं हैं, उनके अंदर डाली। अच्छा,
वो केवल नकदी लेकर वहां क्यों गए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। वो फूल लेकर वहां नहीं गए, वो फल लेकर वहां नहीं गए, वो पेड़ा या बताशा मिठाई लेकर वहां नहीं गए। जबकि नैवेद्यम जो भारत में परंपरा है चढ़ावे की, उसमें नकदी भी शामिल है और साथ में ये चीजें भी शामिल हैं। राम मंदिर में मनाही है कि आप फल फलेरी और मिठाई लेकर वहां नहीं जा सकते, आप पत्रम पुष्पम लेकर वहां नहीं जा सकते, आप नैवेद्यम लेकर वहां नहीं जा सकते, आप केवल नकदी लेकर ही आ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नियंत्रण में जितने भी मंदिर हैं इस देश में, उसमें सोमनाथ मंदिर उनके नियंत्रण में है और रामलला का मंदिर उनके नियंत्रण में है। इन मंदिरों में उन्होंने एक तो पुरोहितों को बाहर कर दिया है, साथ में चढ़ावे की जो भारतीय परंपराएं हैं, सनातन धर्म की परंपराएं हैं, उन परंपराओं को नष्ट कर दिया है और श्रद्धा का और आस्था का रोकड़ीकरण कर दिया है, नकदीकरण कर दिया है पूरी तरीके से। आप जाएंगे उस पर नकदी चढ़ानी पड़ेगी आपको। नकदी जैसे ही आप दान पात्र में डालेंगे, चंपत राय सरीखे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्यादे हैं, वो उस नकदी को खुफिया तौर पर वहां से हटाकर कहीं और पहुंचा देंगे। जांच का असली मुद्दा यह है कि वो कहीं और क्या है, वो खजाना कहां बना हुआ है जहां पर ये सब चीजें पहुंचाई जाती हैं। वो खजाना कहां है, असली मुद्दा यह है। वो खजाना नागपुर में है या वो खजाना दिल्ली में राव दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने हुए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पास या इर्द गिर्द कहीं है, ये झंडे वालाओं ने बने हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर के पास है, या कर्नाटक में जहां पर गोपाल राव दत्तात्रेय होसबोले की मुलाकात होती है वहां पर कहीं है। वो खजाना कहां है, ये असली मुद्दा है। जब तक इसकी जांच नहीं की जाएगी कि ये हजारों करोड़ रुपया अयोध्या से कहां गया, ये मनी ट्रेल जिसका पता लगाया जाना चाहिए। अगर घोटाला हुआ है तो उस घोटाले की कोई मनी ट्रेल होगी। वो 80 लाख रुपया जो लोगों के पास मिला हुआ दिखाया गया है, वो तो उस मनी ट्रेल का आधा फीसदी भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो बनावटी है पूरा का पूरा मामला। देखिए, असली सवाल यही है संजय जी कि राम मंदिर से जो पैसा चुराया गया, वो पैसा गया कहां। ये चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव सरीखे और लवकुश मिश्रा सरीखे छुटभइयों के जेब में ना इतनी दम है, ना उनके पेट में इतनी जगह है कि इतना बड़ा घोटाला वो उसमें संभालें। असली बात यह है इन लोगों ने जो माल भेजा, वो माल कहां गया। ये बात चंपत राय को पता है कि माल कहां गया। किसको पता है? हमें, आपको नहीं पता है। चंपत राय को तो पता है, कि अनिल मिश्रा को पता है, ये गोपाल राव को पता है वो माल कहां गया। और इसीलिए इन लोगों को बचाया जा रहा है, इन लोगों को इस्तीफा दिला दिया जा गया। गोपाल राव से तो इस्तीफा भी नहीं लिया गया भाई। आज जो मणिराम छावनी में जिसकी जो बैठक हुई, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जो बैठक हुई, उस बैठक में केवल 2 ही लोगों के इस्तीफे पर विचार किया गया, चंपत राव और अनिल मिश्रा के। तीसरा बंदा तो गोपाल राव है, दत्तात्रेय होसबोले का खास आदमी है, जिसका भतीजा थोड़े दिन बाद एक बोरे में सामान भर के कर्नाटक ले जाता था और वहां से खाली हाथ हवाई जहाज में चढ़ के आता था, ट्रेन से जाता था, जहाज में आता था। उस गोपाल राव से इस्तीफा नहीं मांगा गया। देखिए, जब तक इन रहस्यों का अनावरण नहीं होगा तब तक ये जांच पूरी नहीं होगी और लोगों के दिमाग में ये सवाल गूंजते रहेंगे कि इन सवालों का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। असली बात ये। अच्छा अभय जी, अभी भी इतनी बेशर्मी वाली बात है कि सादगी का पर्चा देते ट्रस्ट के लोग आज भी वेलफेयर जो करोड़ों की गाड़ी है उससे, फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ियों से बैठ के बैठक में शामिल होने आए। ये करोड़ों की गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं, ये फॉर्च्यूनर कहाँ से आ रही हैं। ट्रस्ट के लोगों पे इसकी पड़ताल हुई कि ट्रस्ट के लोग अचानक रातों रात ऐसे कैसे हो गए कि जुड़े हुए लोग करोड़ों की जमीनें खरीद रहे हैं, करोड़ों की। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ट्रस्ट के लोगों ने भी करोड़ों कमाए हैं। उन्होंने वेलफेयर गाड़ी खरीद ली है, फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद ली है, रेंज रोवर खरीद ली होगी जो उससे उनसे भी ज्यादा महंगी है, मर्सिडीज खरीद ली होगी, BMW खरीद ली होगी, हो सकता है।
इन लोगों ने कुछ घर बना लिए होंगे, हो सकता है इन लोगों ने होटल बना लिए हों, रिजॉर्ट बना लिए हों, वृंदावन में, मथुरा में, अयोध्या में कुछ कर लिया हो। लेकिन ये सब करके अगर हम ये मान लें कि ये जो 8 लोग जेल में, इन्होंने कितना कितना कमाया होगा, 10-10 करोड़। चलो 10 करोड़ आपको कम लग रहा है तो मैं 20 करोड़ कर देता हूं। टिन्नू यादव ने 20 करोड़ कमाया होगा, लवकुश मिश्रा ने 20 करोड़ कमाया होगा। अगर मान लें औसतन कि 8 लोगों ने 20-20 करोड़ रुपया कमाया है तो कितना कमाया हुआ? अगर 20 करोड़ रुपया कमाया है उन्होंने, कितना कमाया होगा? 160 करोड़, यही तो कमाया होगा। लेकिन ये घोटाला तो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। ये इन लोगों में दम नहीं है इस घोटाले को पचा जाना। ये चंपत राय में दम नहीं है, चंपत में दम नहीं है, अनिल मिश्रा में दम नहीं है, ये गोपाल राव में दम नहीं है इतने रुपए को बचा जाना। इतना मोटा पेट इन लोगों का नहीं है। ये रुपया किसी और ने चापा है, उसका पता लगाया जाना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, एक बात आज बिल्कुल मेरे को आज सुबह से 5 लोगों ने कही, सेम बात कही। ये कहा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है ये मोदी जी की चाल है संघ को तबाह कर देने को, संघ को बर्बाद कर देने को, और ये जनता का में चर्चा का विषय बन गई है बात। नहीं, इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार मोदी जी संघ को अगर तंग कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका मंतव्य क्या है? बीजेपी ने कहा था ना संघ की जरूरत नहीं है। मेरी समझ में तो एक ही मंतव्य आता है, मेरी समझ में एक ही मंतव्य आता है, वही आता है कि वो संघ से ये त्रिवाचा भरवा लेना चाहते हैं। हिंदू धर्म में कि 3 बार अगर आप बात कह दें हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो मान लिया जाता है कि अब इस काम से आप फिर नहीं सकते। त्रिवाचा भरना कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और उनका रिटायरमेंट पैकेज क्या होगा। तो वो इसके जरिए संघ से त्रिवाचा भरवा लेना चाहते हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और उनका रिटायरमेंट पैकेज क्या होगा। ये है असली बात। अच्छा, आपको क्या लगता है वैसे कि मोदी जी को अगर छूट दे दी जाए कि आप अपना उत्तराधिकारी तय करो, तो वो किसको चुनेंगे? अमित शाह। अमित शाह ना? और कोई दूसरा ही नहीं। और आजकल अमित शाह बहुत शक्तिशाली भी हो गए हैं भाई। वो मंत्रिमंडल विस्तार कब क्या होगा इसके लिए मोदी जी नहीं जाते राष्ट्रपति, बस अमित शाह जाते हैं राष्ट्रपति पर। काम तो प्रधानमंत्री का, मंत्रिमंडल तो प्रधानमंत्री का होता है, गृह मंत्री का थोड़ी ना होता है। तो इस बात की बहुत चर्चा चल रही है कि उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाना है। और वो मुझको जो है इससे सक्सेशन की या उत्तराधिकार की लाइन जो है वो खुल जाएगी, साफ हो जाएगी। मुझे वो 1000 करोड़ का नोटिस भी इसीलिए मिला क्योंकि मैंने पोल पट्टी खोल दी थी कि अमित शाह इस तरह कामोश से बहुत नाराज हैं और ईडी की पत्रावलियां भी शायद तलब की गई हैं और दोबारा से सीबीआई के पर्चे खुल जाएंगे, इसीलिए कामोश साहब मुझसे बौखला भी गए क्योंकि अमित शाह वाकई में ताकतवर होते जा रहे हैं। दूसरा स्थिति ये है कि क्या इससे जनता में इतनी नेगेटिविटी फैली है, भारतीय जनता पार्टी को इसका क्या इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि लोगों की अब मंदिर पे आस्था में कमी आए, चंदा चढ़ावा तो बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा कम। इसे समझना अभी बाकी है। जो बात आप कह रहे हैं इस बात को समझना अभी बाकी है, अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार पार्टी है, सोच समझ के कदम उठाती है, कई बातों के बारे में आकलन कर लेती है पहले वो, और उसके आकलन कामयाब हो जाते हैं क्योंकि मीडिया पे उसका कब्जा है। अब आप देखिए आज पूरे दिन क्या हुआ, जब मणिराम छावनी में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हो रही थी तो मीडिया में क्या हो रहा था? मीडिया में सब लोग हिंदुत्ववादी आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी की विरुद्धावलियां गा रहे थे। लगातार मीडिया में ये समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर आंदोलन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, यानी राम मंदिर आंदोलन कितना महत्वपूर्ण था, क्यों ये बहुत जरूरी आंदोलन था, क्यों उसको होना चाहिए था, भाजपा ने कितनी शानदार इसमें भूमिका निभाई, ये सब बातें बताई जा रही थी। तो पूरी तरीके से इस मौके का भी इस्तेमाल इन लोगों ने इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए किया। कोई नहीं कह रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास माल जा रहा है, कोई नहीं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नीचे की कालीन खींच लेना चाहते हैं, कोई नहीं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी 2024 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनके साथ जो सलूक किया था उस सलूक का बदला लेना चाहते हैं। जी
तो लेकिन लोगों को पता है ना कि गोदी मीडिया कौन सी भाषा बोलेगा, उनको तो बिल्कुल पता है ना कि ये नोएडा के एंकरनियाँ किस तरह का डांस करेंगे, तो क्या जी। अब ये लोगों को समझा पाएंगे? इसमें ऐसा है कि कुछ लोग तो समझ गए हैं कि ये लोग दरअसल किस किस्म के लोग हैं और उनकी बात पे किस हद तक यकीन किया जा सकता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी इस बात को नहीं समझ पाए हैं। तो उन लोगों को तो ये लोग प्रभावित कर ही लेते हैं। हाँ, तो ये लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो एंटी इनकम्बेंसी जिस तरीके से पूरे माहौल के ऊपर अपना असर डालेगी, उसको रोक पाने में ये गोदी मीडिया नाकाम रहेगा और उसका अच्छा, तो ये खामियाजा नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ेगा। अबे जी, इसी का फजीयत का ये कारण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार उत्तर प्रदेश गए और वो अयोध्या जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया कि पहली बार आ रहे हैं, अयोध्या दर्शन तो कराइए। तो क्या नितिन नवीन इसी हिम्मत से कि अयोध्या ऐसा करंट बन गया है जिससे दूर रहना ही ठीक है, ऐसा हुआ? देखिए, अभी तो कोई आदमी अयोध्या नहीं जाएगा, क्योंकि अयोध्या तो अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुकुट का मणि नहीं बल्कि उनके गले का तोक बन गया है, गले में लटका हुआ पत्थर बन गया है अयोध्या। जब से राम मंदिर उन्होंने बनाया है, नुकसान ही हो रहा है उन्हें। बहुमत खो दिया उन्होंने, अब देखो कितना बड़ा भंडा फूटा है। ठीक है, पहले हम लोगों ने अंदाज लगाया था कि इस तरह का भंडा फूटेगा, कोई नहीं। वैसे आप जो हो, आप ज्योतिष में यकीन नहीं करते हो, लेकिन जिस समय मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मेरे ज्योतिषी राजीव नारायण जी ने बाकायदा मेरे साथ शो किया था कि आज जो मुहूर्त है वो बड़ा खराब है, जो लोग पूजा करा रहे हैं और ये मंदिर इनके लिए बड़ा अपशगुन साबित होगा। यूपी के एक डीजीपी रहे हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया अभी 3 दिन 4 दिन पहले, वो याद दिलाई कि आपके जोशी ने कहा था वही हो रहा है। तो कम से कम बात तो सही है कि लोगों ने कह दिया था कि अच्छा, आप सोचो ना, शंकराचार्यों को नहीं बुलाया आपने मंदिर में, मंदिर नहीं, का जो पूरे परिसर। राजीव जी की कई भविष्यवाणियां जो हैं वो उनकी अ, यथार्थ के नजदीक पहुंची हैं, ये मानना पड़ेगा। शंकराचार्य को नहीं बुलाया इन लोगों ने, बताओ, इतनी हिंदू धर्म के सबसे बड़े तो शंकराचार्य होते हैं। वो तो हिंदू धर्म को बदल रहे हैं ना। देखिए, वो हिंदू धर्म को बदल रहे हैं, वो शंकराचार्यों को, वैष्णवाचार्यों को, अखाड़ों के महंतों को, इन सबको बाहर कर देना चाहते हैं। यहाँ तक उनके अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखपीठ के इतने बड़े महंत हैं, उनको उन्होंने पूरे मसले से बाहर रखा, प्रबंधन से बाहर कर रखा है। क्या आप अच्छा, समझती मुझे हैं? अबे जी एक जिसको सलाह उन्होंने उत्तर दीजिए। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, उसको राम जन्मभूमि पे कोई अधिकार नहीं है उसको कुछ करने का। अच्छा अबे जी, मुझे एक सलाह दीजिए, मतलब एक सुझाव दीजिए जो प्रधानमंत्री तक मैं इसको कैसे पहुंचाऊं, मतलब उनके काम का सुझाव है। जैसे महात्मा बुद्ध ने के नाम पर बौद्ध धर्म बन गया, ऐसे कई धर्म है, जैन धर्म है, आर्य समाज धर्म है, एक महापुरुष हुआ और उनके नाम पे धर्म बन गया। तो हिंदू धर्म की पुनर्संरचना के नायक हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं सकते? देखिए, केदारनाथ में जब वो हाँ, तो ध्यान लगाते जब हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी मोदीत्व की स्थापना उन्होंने कर दी थी। मोदी अब धर्म। आपको नहीं दिखी, हमें नहीं दिखी, तो हमारी आपकी गलती है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने मोदीत्व की स्थापना कर दी थी। वही मोदीत्व बढ़ते बढ़ते उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में ले गया है। चंपत राय ने भी कहा था भगवान विष्णु का अवतार है। चंपत राय जी इस बात के सबूत हैं कि वो मोदी जी भगवान, वो साक्षी महाराज हैं, उन्होंने कहा था है। तो ऐसा नहीं होता कि हिंदू धर्म का नाम मोदी धर्म कर दिया जाए? हो सकता है, अगर आप ये प्रस्ताव रखें तो मैं उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने को तैयार हूं। आप क्या, तो 2/3 बहुमत हो जाएगा, सब पार्टी के एमपी तोड़ लेंगे, संसद में प्रस्ताव पास करा दें? लेकिन हमारे या आपकी आपके मर्जी की उन्हें थोड़ा आस वो कर सकते हैं। अब वो तो हम और आप दोनों उसको वो करेंगे। भाई, अभय कुमार दुबे ने भी इसकी सहमति व्यक्त की कि इनको मोदी धर्म कर दिया जाए। अभय कुमार दुबे कहेंगे और संजय शर्मा कहेंगे आज से हम मोदी धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के नहीं। हमने हिंदू धर्म बड़ी छोड़ गाली दिया है, पड़ती है। मोदी धर्म के अनुयायी हो गए हैं। अंजना ओम कश्यप को बुरा लग गया था जरासी गाली में, मुझे, हमको दोनों को बड़ी गाली पड़ती है, कैसे ब्राह्मण हो तो ऐसी ऐसी बातें करती हो, शर्म नहीं आती, नरक में जाओगे, मुसलमान हो गए हो, आतंकी हो गए हो, जिहादी हो गए हो, पाकिस्तान चले जाओ, मुल्ला हो गए हो। दिन भर ऐसे कमेंट्सों से प्यार से लोग बरसाते रहते ये हैं तो प्यार से, बहुत मुझे बड़ा। पुरानी बात है। जब प्रभाष जोशी ने जनसत्ता में हमारे संपादक थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद टूटी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करनी शुरू की। उन दिनों तो इंटरनेट सब ये सोशल मीडिया आइडिया नहीं हुआ करता था। मैं 1992 93 94 की बात कर रहा हूँ।
तो उनको संपादक के नाम पत्र लिखे जाते थे कि तुम्हारी माँ किसी मुसलमान के साथ सोई होगी, तब हाँ, तुम ये पैदा ऐसे लिखा है। हुए, यही लिखा जाता था, अच्छा, ये यही लिखा संस्कार बड़ी मुश्किल से सिखाया होगा कि जो ऐसे लोग लिखते हैं उनके कहीं न कहीं प्रोफ़ाइल में कोई बीजेपी का बड़ा नेता उन्हें फ़ॉलो कर रहा है, कईयों को तो प्रधानमंत्री खुद फ़ॉलो करते हैं। तो ये संस्कार संघ सिखाता होगा, भाजपा सिखाती होगी, परिवार से आते होंगे कि ऐसी भाषा माँ के लिए लिखनी है, पिता के लिए लिखनी है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये सब योजनाबद्ध तरीके से होता है। इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सब चीज़ें बाकायदा सिखाई जाती हैं और पूरा जीवन लगा देते हैं लोग यही सब करने में। अमित मालवीय कौन है? यही सब करने की ट्रेनिंग उनको मिली है। वो दूसरों को ही ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, हम लोगों पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? हमें कोई बुरा नहीं लगता। हुँ? हम लोगों पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? बुरा ही नहीं लगता। ऐसी गाली में हँसी और आती है। देखिए, हम मज़ेदार लोग तो बात है। इनसे लड़ते हैं, हम लोग तो इनके विचारधारात्मक प्रतिद्वंदी हैं, हम इनसे लड़ते हैं। लेकिन आम तौर पे जब किसी व्यक्ति के बारे में ये कहते हैं कहेंगे तो उसको बहुत बुरा लगता है, उसको बड़ा ही मतलब ठेस लगती है इस बात से। और ये जब उन्हें ठेस लगती है तो ये लोग उसका आनंद उठाते हैं। भले ने भला और बुरे ने बुरा जाना मुझे, हर किसी ने अपने ही रुतबे से पहचाना मुझे। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, थैंक यू। जी। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बात आपने सुनी। सोचिए आप, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई थोड़ी-सी कलई खोल दो तो 1000 करोड़ का नोटिस भेजते हैं। मोहित काम्बोज जी झोला उठा के आए थे बनारस से। आज महाराष्ट्र में इतने बड़े आदमी हो गए कि वो सोचते हैं कि मैं उनको 1000 करोड़ रुपए दूँगा। डराने की कोशिश, वो भी 4 पीएम को। पूरी सरकार नहीं डरा पाई, 2-2 बार चैनल बंद किया और ये सोच रहे हैं जिस पे एफआईआर हुई हो ईडी की और सीबीआई की, ये बात अलग है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो गए, वो मुझे नोटिस से डरा लेंगे। है ना मजेदार बात? मुझे आपकी राय का इंतजार है, बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।